मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कुछ करते रहे चेयरमैनशिप के नाम पर, ये मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप ज़्यादा समझते हैं, आप सीनियर हैं। सिर्फ ये बता दें कि हम कर क्या सकते हैं। पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, हम अभी भी इमदाद पर चलने वाला मुल्क हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि हम कर क्या सकते हैं आवाज़ उठाने के अलावा, हमारी आवाज़ सुनेगा कौन? हम ये कर सकते हैं जो आप कर रही हैं कि इसका मुकाबला उससे करा दो, उसका मुकाबला उससे करा दो। अब मुझे अफसोस है ये बात कहते हुए। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो तमाम एम्बेसडर्स को वापस बुला लें, उनकी तनख्वाहें बंद कर दें, उनके पेंशन प्रिविलेजेस बंद कर दें। क्यों उठा रहे हैं हम इतना खर्चा बाहर? अगर वो हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते, आप जो चीज़ मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं, मुझे दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो क्यों नहीं वहाँ पे बैठ के वहाँ के तलबा को दिखा सकते, वहाँ के टीचर्स को दिखा सकते, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को अपने पर्सनल लेवल पे दिखा सकते? आपकी नशरियात तो दुनिया के हर मुल्क में नहीं देखी जाती, तो ये एम्बेसडर वहाँ पे बैठा क्या कर रहा है? अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि हम गरीब लोग हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बुला लें इन सारों को वापस, ये पैसे बचाएं और ये पैसे किसी और मकसद के लिए खर्च करें। देखिए, आपकी बात बिल्कुल बजा है इफ्तिखार साहब, लेकिन एटलीस्ट हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं जो कि हमें करना है। अगर कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रहा तो हम उसको देखकर अपना किरदार अदा ना करेंगे तो गलत हो जाएगा, और जो अदा नहीं कर रहा वो क्यों नहीं अदा कर रहा। बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट रेज कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। आपने इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू सुनी, बात वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जो नहीं आवाज़ उठा रहा वो क्यों नहीं उठा रहा, लेकिन हम तो उठाएंगे, हम तो अपना किरदार अदा करेंगे क्योंकि हम अपने काम के लिए आंसरेबल। देखें डॉक्टर फिजा, बात यह कि मैं इसमें काफ़ी हद तक वो इफ्तिखार से मुत्तफिक हूँ। एवरीबॉडी हैज़ टू प्ले देयर रोल। वन, मीडिया जिस तरह आप कर रही हैं, एक्सीलेंट प्रोग्राम कर रही हैं, बट ये बहुत कम है। मीडिया में रोज़ाना एटलीस्ट पैमरा को और ISPR को मीडिया हाउसेस कोऑर्डिनेट करनी चाहिए कि रोज़ाना 2-3 प्रोग्राम कश्मीर के ऊपर होने चाहिए। नंबर 2, कश्मीर कमेटी को बड़ा क्लियर मैंडेट देना चाहिए, दे हैव टू गेट आउट एंड गो टू द वर्ल्ड, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इफ्तिखार साहब की बात भी बिल्कुल बजाय, बिल्कुल सही उन्होंने पॉइंट रेज किया। अब आप भी उससे अग्री करें, मैं भी अग्री कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक सिंपल बात समझा दीजिएगा। इस मुझे बता दें कि क्या दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए अभी भी पाकिस्तान से आवाज़ उठेगी? क्या इनका ज़मीर खुद नहीं झंझोड़ा जा सका कि अपना खुद नहीं देख पा रहे कि कश्मीरी कैसे रह रहे होंगे? अब दुनिया खुद से क्यों फैसला नहीं कर पाएगी? दुनिया इसलिए नहीं कर पाई। देखें मोहतरमा, ये हमने केस लड़ना है, ये हमारा मुकदमा है जी। दुनिया के अंदर जब ऐसे मुकदमात होते हैं, तो जब इंडोनेशिया के अंदर एक रियासत बनाने की जरूरत पड़ी तो उनके हामियों ने यूनाइटेड नेशन को कन्विंस कर लिया कि वहाँ पे कैथोलिक रियासत और क्रिश्चियन रियासत बनानी चाहिए, और दुनिया ने उनका साथ दिया। उन्होंने अपना माल बेचा। हमें ये जुल्म जो हो रहा है, ये जो तशद्दुद हो रहा है, ये जो ज्यादती हो रही है, इसको रोजाना की बुनियादों पर, जिस तरह मेरे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, हमें हाईलाइट करना। अब कैसे है जो डेली एक अपना स्पेशल अपना बैगेज जाता है टू एम्बेसडर्स एंड टू अपना मिलिट्री अटैचेज एंड टू द इंफॉर्मेशन अटैचेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ हमारे सफारतखाने हैं, क्या उनको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है? अगर उनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो क्या इंफॉर्मेशन को पढ़ के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं? और क्या उनका मकसद वहाँ पे बैठने का ये है? और अगर ये है तो मुझे अफसोस है, फिर उनको वापस बुला ले। मैं ये कह रहा हूँ, छोड़ दें, हम किसी को ठेका दे देते हैं। और दुनिया में बहुत प्राइवेट फर्में ऐसी हैं जो अपना पब्लिक रिलेशन करती हैं। वो मुमकिन है कई हमें उस नौजवानों पर मुश्तमिल दुनिया के अंदर ऐसी फर्में मिल जाए जो हमारे इस मौक़िफ़ को और जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली है, इसको लोगों तक, यूनिवर्सिटियों तक, कॉलेजेस तक, अपने बार रूम्स तक, इंटेलेक्चुअल तक, उनके MNS तक, उनके MPs तक, उनकी सेनेट तक पहुंचा सकें। हमें तो ये चाहिए। ज्यादती की बात कर रहे हैं, कोई नहीं सुनेगा हमें। वी हैव टू फाइट दिस केस एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन ऑल द यूनिवर्सिटी, एट ऑल बार रूम्स, एवरीवेयर रेज किया। और इफ्तिखार साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने ही ये केस लड़ना है, दुनिया क्या करेगी? तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं फिर क्या हैं वो, इसके बारे में करी थी मैं भारत के हवाले से, और इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर में होने वाली एक शहादत का जिक्र करूँगी। हारिस नवाज साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मकबूजा कश्मीर में रियाज नायकों की शहादत, वो एक हाई क्वालिफाइड नौजवान था,
जिसको हथियार उठाने पर, अगर मैं कहूँ कि मजबूर किया गया तो गलत नहीं होगा, और हथियार उठाने के बाद भी रियाज ने निहत्थे हिंदुओं पर हमला नहीं किया था, बल्कि उसकी जंग आज़ादी के लिए भारतीय फौज से थी जो जुल्म कर रही थी। हर हिंदू से भी उसकी लड़ाई नहीं थी, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि हर मजहब में अच्छे लोग भी हैं। हिंदुस्तान के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम तमाम लोगों को नरेंद्र मोदी या आरएसएस की लिस्ट में नहीं डाल सकते। कुछ लोगों की बहुत अच्छी मेंटालिटी भी होगी जो इंसानियत को समझते हैं। भारत को ये दिखाई क्यों नहीं देता ब्रिगेडियर साहब के उसके खिलाफ आम शहरी हथियार उठा रहे हैं? इसका जिम्मेदार ना पाकिस्तान है ना कोई और। यही तो इंडिया को नज़र आ रहा है। इसी बुखलाट में वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि सारा ब्लेम पाकिस्तान पर डालें। मैं इंडिया के प्रोग्राम में था अभी रिसेंटली, अर्नाब गुस्वानी की, जो आपको पता है कितनी बकवास करता है। वो यही बात कर, पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान से क्रॉसिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान मदद कर रहा है, पाकिस्तान ने ये कर दिया। तो मैंने कहा हमें करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान इज़ एंजॉइंग एंड वॉचिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन कश्मीर। ये इंडिजिनस मूवमेंट आपने वह खुद नर्सरी पैदा की है और अब वो तनावर दरख्त होके आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, आपके फौजियों को मारें जो कान ट्रेंड है। एक तो ये बात है, इसलिए इस वक्त इंडिया ये परेशानी के, इसीलिए फ्लैग पे एक मिस एडवेंचर करना चाहता है, फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है, पाकिस्तान में ब्लेम डाले, दुनिया को शोर मचाए। यहाँ पर देखें कश्मीर की आवाज़ पाकिस्तान है, वो दुनिया से कटे हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान हैज़ टू टेक देयर फ्लैग टू द वर्ल्ड। चाहे वो आपकी कश्मीर कमेटी हो, फॉरेन ऑफिस हो, आपके जितने इंसानी हकूक़ के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स हैं। अभी आपके सामने उनकी कमीशन की रिपोर्ट आई यूएसए की, क्या कुछ उन्होंने इंडिया को कहा, लेकिन द इशू इज़ उनको बड़े मुल्कों के टेसिट अप्रूवल है। और हमारे इस्लामिक मालिक देखे कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। पहले वो ये कहते हैं कि क्या आपके मुसलमान आपके साथ हैं, आपके मुसलमान मुल्क आपके साथ हैं, ओआईसी आपके साथ है, व्हाट डू यू टॉक, गो एंड टेल देम टू कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट इज़ हैपनिंग। दैट मीन कि योर आर केस इज़ वेरी वीक। आप सऊदी अरब को देख लें, यूएई को देख लें, और कौन सा मुल्क है, ओआईसी की कितनी स्टेटमेंट्स आई हैं, क्या उन्होंने रेजोल्यूशन किया है, क्या उन्होंने ओआईसी ने इजलास बुलाने की कोशिश की है जनरल असम्बली का कि जी ये मुसलमानों के हालात हैं जो इंडिया में जुल्म और बर्बरीत हो रहा है, हम खड़ा होना चाहते हैं, हम आपके वहाँ पर इजलास बुलाएं, नो वन इज़ देयर। सो इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हमें, क्या हमने अपने काम किए, क्या हमने उनकी एविएशन को, एयर ट्रैफिक बंद की, क्या हमने इंडिया की दवाइयां ने बंद की? ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब को शामिल गुफ्तगू करती हूँ। पहले भी राब्ता मुनक़ता हो गया था उनसे। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। गजनफर साहब, अच्छा था और काफ़ी अरसे से इस माहौल को बनाया जा रहा था और काफ़ी दहाइयों से होता चला रहा था, तभी तो उसको रोका नहीं गया। तो आप आगे क्या देखते हैं जो भारत का मंसूबा है 20 करोड़ मुसलमानों को ख़त्म करने का, क्या भारत इसमें कामयाब हो सकेगा या दुनिया के सामने मजीद एक्सपोज हो जाएगा? बात यह कि तारीख को अगर आप देखना शुरू करेंगे तो तारीख को इस किस्म के वाक़यात से, जिसका आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो जिक्र किया, या आप जो चीज़ें कर रही थी, वो तारीख जो है वो भरी हुई है इन चीज़ों से। और तारीख 1947 से शुरू नहीं होती, वो तारीख शुरू होती है 1928 से, जब गोलवालकर ने पहली दफ़ा आरएसएस को क्रिएट किया था। और उसके ऊपर जब उसने अपनी कॉन्सेप्चुअल किताब लिखी थी तो उसने भारत के तमाम पैरामीटर एक्सप्लेन कर दिए थे। उसके बाद 1947 में उसी आरएसएस ने अपने बाप को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी थी, गांधी, और अंग्रेज ने उसको, आरएसएस को 2 दफा बैन किया था। तो ये तमाम चीजें पटेल से लेके, नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी, उसकी एक एक्सट्रीम है। किसी भी दौर में भारत के अंदर सेकुलरिज्म नहीं रहा। 1991 में देख ले, 1986 में देख ले, 1996 में देख ले। एक टाइम ऐसा था, इंडिया टुडे में एक मुस्लिम कुछ फसादात पे खबर छपी थी, जब ये कहा था कि बॉम्बे में और कैलकाटा में जो नहरें थी ना, उनके अंदर पानी नहीं बह रहा था, खून बह रहा था मुसलमानों का। तो अगर हम इन तमाम चीजों को देख के चुप करके बैठे हुए थे और ना हम इस इशू को आगे उठा रहे थे, और न इवन भारत के मुसलमान जाग रहे थे उन चीजों से, अब यहाँ पे बहुत बड़ा करेक्टर, बहुत बड़ा रोल जो भारत के अंदर मुसलमान रह रहे हैं। कश्मीर को छोड़ दीजिए, कश्मीर में एक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक जो है वो 1947 से लेके आज तक चलती रही है। अगर उसमें कोई डेप डाउन था तो 1965 में था, जिस वक्त पाकिस्तान के कमांडो जो है वो हमारी फोर्सेस गई थी कश्मीर में, तो सर लोगों ने उनकी मदद करने की बजाय उनकी रिपोर्ट करना शुरू कर दी थी इंडिया को कि घुसपैठिए आ गए, जिससे वहाँ पे वो मूवमेंट चल नहीं सकी। तो वो जो करेक्टर था उसको जिस वक्त चीजें रियलाइजेशन शुरू हुई और उसको डुबाया और उनकी पार्टी ने
महबूबा मुफ्ती ने अभी जब वो चीफ मिनिस्टर थी करारदाद पास की थी, आपको याद होगा कि जी कश्मीर को अनेक्स कर दिया जाए इंडिया के अंदर, उसके ऊपर यूएन की फर्दर फ्रेश रेजोल्यूशन 91 आ गई थी कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, उसको कहीं नहीं इंटीग्रेट किया जाता। लेकिन वो तहरीक बढ़ी, श्रीनगर के चौक से वो तहरीक चली और बुरहान वानी से लेकर और आप तक आपने कहा वो उस तरह चली। हमने एक दो चीजों से बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान का रोल, और पाकिस्तान का रोल जब आप कहते हैं तो उसमें एक पाकिस्तान की हुकूमत का रोल है, एक पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मिशन का रोल है, और एक जो दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया उनका रोल है, और तीसरा भारत के अंदर जो मुसलमान और जो अक़लियतें रह रही हैं उनका रोल है। यकीन जानिए बड़े कंसिस्टेंसी के साथ मुझे ये हमारा पाक भारत टाकरा याद है, या फिर एक 9 बजे के खबरनामे में पीटीवी में मैंने 2 साल वो खबरनामा पढ़ा, वहां पर एक रात को 9 बजे के बुलेटिन में एक रिपोर्ट चलती है कश्मीर के हवाले से, बाकी सब भी आवाज उठाते हैं, नो डाउट इन इट। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि मीडिया में जो जो भी आवाज उठा रहे हैं उसको मैं कहूंगी ये चीज, लेकिन जो नहीं उठा रहे उनकी वजह से हम अपना काम क्यों बंद करें, हम अपनी आवाज उठाने क्यों बंद करें? हम तो करेंगे, कश्मीर पे बात करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। फिजा इसको इस तरह देखिए कि पाकिस्तान को जरूरत जिस चीज की है ना, आप तो मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं रियलाइज कर सकते कि पाकिस्तान की हुकूमतें आई हैं, कश्मीर कमेटीज आई हैं, कि ये तमाम जो इशू आज जो मुसलमानों पे हो रहा है या इससे पहले जो कश्मीरियों पे होता रहा है, या जो इंडिया के अंदर जो 70 स्टेट्स को अभी तक रेड जोन डिक्लेयर किया हुआ है और वहाँ पे एक आज़ादी की तहरीक चल रही है, तो क्या हम कितने पैसे खर्च करते हैं मुख्तलिफ चीजों पे, पता नहीं कहाँ का नवाज शरीफ जहाज से जाता है, जाके लंदन में खड़ा कर देता है, 1 महीने का उसका बिल पे करता है। हम क्या लॉबिस्ट हायर नहीं कर सकते? क्या इमरान खान साहब को भी ख्याल नहीं आ रहा कि हम कश्मीर के लिए कोई लॉबिस्ट हायर के? हमारे यहाँ दुख इस बात का है, मैं आपको बताऊं कि आज भी आप अपनी कश्मीर पॉलिसी या कश्मीर इंडिया के अंदर जो मजालिम हो रहे हैं या जो इंडिया का चेहरा है, वो आप रिमोट कंट्रोल तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी, 20 सेकंड है मेरे पास, इमरान खान साहब से कश्मीर के मामले को लेके मुझे कुछ उम्मीदें हैं, आप क्या कहते हैं कि आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कश्मीर के हवाले से खुलकर बात की, हमारे यहाँ तो पिछले वज़ीर-ए-आज़म बात भी नहीं करते थे ना, एटलीस्ट बात तो की, फिर एक कोरोना का मसला आ गया, आपको नहीं लगता कि इंशाल्लाह कोरोना खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द ये वबा खत्म हो जाएगी, उसके बाद खान साहब के अपने टेन्योर में कश्मीर के लिए कुछ करके जाएंगे? नहीं, इस तरह नहीं होगा, ठीक है, जिस वक्त तक आपको लगता नहीं कर पाएंगे। को इंटरनेशनल